everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss about ray optics chapter. So this video is basically a one shot video जिसमें जितने भी आपके important topics हैं, derivations हैं, I am going to cover each one of them. And also before getting into the video I would like to tell you that I'm having my exams and उसी के बीच में मैं आपके लिए videos भी upload कर रही हूँ because a lot of you had commented. So I would really love it if you will share this video with your friends so that my channel also grows, and I hope you get what I mean because मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ and in between my exams I'm uploading videos for you guys. So I would really love it if you will share and support me. So look, सबसे पहले we have some very easy topics like reflection, then their laws which are very easy, and then mirror and formation of images. If you want to study it also, then I have provided in my notes, but I don't think so this is asked in class 12th because these are very easy topics. Now your main syllabus starts from refraction. I hope you all know what refraction is. So इसमें क्या होता है, basically if we are considering टू मीडियम्स, सो लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. लाइक अगर वो रेयर से डेंस में जा रही है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगर डेंस से रेयर जा रही है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यही जो डेविएशन होता है पाथ में, लाइक ये जो रे थी इसका एक्चुअल पाथ ये है बट ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर रही है. सो इसी डेविएशन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. देन इसके लॉज भी होते हैं, लाइक टू लॉज. सबसे पहला तो होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इनटू द सेम प्लेन. सो फर्स्ट लॉ तो आपका ये हो गया. देन सेकेंड आपका कहलाता है स्नेल्स लॉ. नाउ स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है, सिंपली साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1n2. नाउ ये जो n है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है. कुछ लोग इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट्स टोटली योर चॉइस आप किससे रिप्रेजेंट करते हो इसे. सो सेकेंड लॉ आपका ये स्टेट करता है कि द रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. लाइक अगर ये हमारा फर्स्ट मीडियम है एंड ये सेकेंड है एंड लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2 तो हम इसे 1n2 लिखते हैं विच मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट. एंड अगर हम इसे 2n1 ऐसे लिखते हैं then this is the refractive index of the first medium with respect to the second medium. Now another thing comes which is absolute refractive index. इसमें क्या होता है, बस n is equals to c upon v. इसका मतलब है जब भी एक लाइट रे वैक्यूम से या फिर एयर से ट्रैवल करती है किसी भी दूसरे मीडियम में तब उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम जिसमें भी लाइट ट्रैवल कर रही है. देन अगर हम दो मीडियम्स की बात करें लाइक ज़ीरो विच मीन्स वैक्यूम से वो ट्रैवल कर रही है तो इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन v1. 1 विच मीन्स फर्स्ट मीडियम में. सिमिलरली अगर हम सेकेंड मीडियम की बात करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं c अपॉन v2. नाउ जो हमारा 1n2 होता है वो होता है 0n2 अपॉन 0n1. सो यहाँ पे हम बस सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1. तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2. तो हम इसे एज अ रेशियो भी कंसिडर कर सकते हैं बिटवीन द वेलोसिटीज़ ऑफ एनी टू मीडियम्स, लाइक वेलोसिटीज़ ऑफ लाइट इन एनी टू मीडियम्स. उसके बाद हमें पता है v इज़ इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. सो यहाँ पे न्यू हमारी होती है फ्रीक्वेंसी. अगर हम v1 की बात करेंगे तो लैम्डा 1 आ जाएगा. जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है. अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी ट्रैवल कर रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होगी. ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती है. सो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. देन अगर हम सेकेंड मीडियम के लिए लिखेंगे सो इट वुड बी दिस. तो हम यहाँ पे बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये वेवलेंथ के फॉर्म में भी आ जाएगा आपका. सो आई थिंक इस टॉपिक में इतना ही था एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. देन वी हैव रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सो इसमें क्या होता है कि हम दो मीडियम्स लेते हैं, लाइक फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है. सो ये बेंड करेगी. सपोज़ ये है हमारा रेयर एंड ये है हमारा डेंस मीडियम. सो इट बेंड्स
टूवर्ड्स द नॉर्मल, आप कोई सा भी मीडियम ले सकते हो, ऊपर डेंस भी ले सकते हो। सो लाइट रे यहाँ से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक मिरर रख देंगे, लाइक अ प्लेन मिरर, तो लाइट का पाथ क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा ना, विच मीन्स अब लाइट रे ऐसे जाएगी। सो अगर हम बात करें जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो ये हमारी इंसिडेंट रे है एंड ये रिफ्रैक्टेड, बट जब वो वापस जा रही है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में तो ये हमारी इंसिडेंट रे बन जा रही है एंड ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। सो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अगर लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं, 1n2, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये हमारा आई है एंड ये हमारा आर है। उसके बाद जब लाइट रे यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, 2n1, बिकॉज वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है अब। तो यहाँ पे साइन आर अपॉन साइन आई आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब लाइट रे यहाँ से यहाँ जा रही है तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल है या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये वाला है, विच मीन्स आर अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आई बन जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड 1n2 की वैल्यू 1/2n1 आ जाएगी। यही हमारी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होती है। देन वील टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया, यानी कि जब 3 मीडियम्स हम सपोज कंसिडर कर रहे हैं तब क्या बन जाती है हमारी इक्वेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लुक, सपोज हम यहाँ पे 3 मीडियम्स ले रहे हैं, लाइक सबसे पहला हमारा एयर है, देन है वाटर एंड देन ग्लास। सो लाइट रे जब यहाँ आ रही है एयर से वाटर में जा रही है, सो ऑब्वियसली इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वाटर से ये ग्लास में जाएगी देन ऑब्वियसली ये फिर से बेंड होगी एंड उसके बाद जब ये वापस आ रही होगी ग्लास से तो यहाँ पे एयर होगी ऑब्वियसली, तब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई एंड ये दोनों जो लाइट रेज होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं। तो सपोज़ ये हमारा आई एंगल है, ये R1 है, तो हमारा उसके बाद ये वाला भी R1 होगा। ये वाला सपोज़ हमारा R2 है एंड सॉरी दिस इज़ अगेन I, और ये वाला भी आपका R2 होगा। आई थिंक डायग्राम उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बस ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये है I। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो रहा है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी R1 हो गया। देन ये वाला हमारा R2 होगा, उसके बाद ये वाला एंगल भी R2 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। देन ये वाला एंगल I हो जाएगा वापस से, क्योंकि ग्लास से वापस वो एयर में आ रही है। तो यहाँ पे सपोज़ ये हमारा 1 2 3 एंड दिस इज अगेन फर्स्ट मीडियम। तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं 1n2। तो ये जो हमारा 1n2 है इसमें क्या आएगा, साइन I अपॉन साइन R1। उसके बाद सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो हम 2n3 लिखेंगे। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये R1 है, दिस इज़ एंगल R2, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद लाइट रे थर्ड से वापस 1 में जा रही है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा, ये R2 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो गया, I। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे सारे ही टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, विच मीन्स ये जो 2n3 की वैल्यू है ये कितनी आ गई, 1/1n2 इंटू 3n1। और हमने अभी पढ़ा कि 1n2 इज इक्वल्स टू 1/2n1, तो हम 3n1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1n3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली 1n2 इंटू 1/1n3, ये ऊपर चल जाएगा तो ये 1n3/1n2 हो जाएगा। एंड देखो हमारा जो सेकंड मीडियम था वो क्या था, वाटर था, तो WN एंड थर्ड G था, इज इक्वल्स टू फर्स्ट A था तो ANG/ANW ये आ गया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स। डेरिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूमेरिकल पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। WNG इज इक्वल्स टू ANG/ANW। लुक, उसके बाद है आपका क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, जब भी एक लाइट रे
लुक ये सपोज रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। जब भी लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ऐसा एंगल मेड इन द डेंस मीडियम जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दैट बिकम्स 90 डिग्री। सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द एंगल मेड इन द डेंसर मीडियम whenever any light ray is traveling from denser to rarer medium for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. Now this is important. उसके बाद we'll talk about total internal reflection. उसमें क्या होता है, अगर कोई भी angle of incidence है it becomes greater than this critical angle. like ये हमारा suppose I है ये वाला, तो ये ऑब्वियसली जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा है, तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है द लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो इस केस में रिफ्रैक्ट नहीं होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड इसकी दो कंडीशंस होती हैं एंड आपकी कंडीशंस भी पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट इज द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम and second the angle of incidence must be greater than the critical angle. सो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सो लुक सबसे पहला जो एग्जांपल है वो आपने सुना ही होगा, दैट इज़ मिराज। सो मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है बेसिकली, जिसमें हमें इन्वर्टेड इमेज दिखती है किसी भी पेड़ की, यानी कि अगर कोई ट्री हमें दिख रहा है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज उसी के पास हमें दिखती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक लेक है। एंड दिस इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट हैपन्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद है ल्यूमिंग। ल्यूमिंग को हम कहते हैं मिराज ऑफ कोल्ड प्लेसेस, यानी कि जितनी भी कोल्ड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें इन्वर्टेड इमेज दिखती है, उल्टी इमेज दिखती है, तो उसे हम ल्यूमिंग कहते हैं। एंड ये कोल्ड प्लेसेस में होती है, लाइक मिराज डेजर्ट्स में होता है, हॉट प्लेसेस में, वैसे ही ल्यूमिंग कोल्ड प्लेसेस में होती है। उसके बाद है ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायमंड इतना ब्राइटली क्यों शाइन करता है या फिर इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों है। सो डायमंड में क्या होता है ना, ये जो क्रिटिकल एंगल है हमारा सी, उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, लाइक आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली बट आई गेस 24.4 होती है। तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल की, जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है। तो अगर वो ज़्यादा होगा तो लाइट तो वापस डायमंड के अंदर ही रह जाएगी ना, क्योंकि डायमंड का अंदर का जो पोर्शन है वही तो है हमारा डेंसर। तो डेंसर से जब बाहर आ रही होती है तो बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। तो जो कटिंग होती है डायमंड की वो इस तरह से की जाती है सो दैट लाइट कुड ईजिली कम आउट ऑफ द डायमंड एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस से बाहर आ सके सो दैट इट शाइन्स वेरी ब्राइटली। इसीलिए डायमंड की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें कटिंग जो है वो प्रॉपरली करनी पड़ती है सो दैट लाइट कैन कम ईजिली एंड वो सिर्फ अंदर ही ना रह जाए, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द क्रिटिकल एंगल। देन एक और है इसमें हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि एक ट्यूब टाइप होती है या फिर पाइप कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफ़र कराते हैं लाइट का। एंड जो लाइट है हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें बहुत कम एनर्जी लॉस हो। नाउ एनर्जी लॉस ऑप्टिकल फाइबर में बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। हमें पता है रिफ्लेक्शन में लाइट बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट बिना एब्जॉर्ब हुए ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लाइट के ट्रांसमिशन में। एंड जनरली जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके एग्जामिनेशन में भी यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। नाउ आई थिंक ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊँगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, हम उनकी बात करेंगे। Then we have the refraction formula for spherical surface. So we are taking it for concave surface. Similarly, you can do for convex surface. So look, सबसे पहले this is your concave surface. We are considering that the refractive index of air is N1 and of concave surface is N2. So object O position पे है, इससे light ray गई and light ray refract हो गई. As it is passing from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. So this is the normal, that is the line that passes through the center of curvature.
सो इसके टुवर्ड्स ये बेंड हो गई है एंड हम बैकवर्ड्स डायरेक्शन में इसे आई पॉइंट पे मिलाएंगे, विच मीन्स इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, हम ऐसा कंसिडर करेंगे क्योंकि लाइट रे यहाँ पे जा रही है एंड यहाँ पे कहीं तो ये मिलेगी नहीं, सो हम इसे बैकवर्ड्स बना रहे हैं। उसके बाद लुक, ये वाला जो एंगल है ये होगा हमारा आई, दैट इज़ जो ऑब्जेक्ट बना रहा है विथ द नॉर्मल और वी कैन से द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये वाला एंगल हमारा आर होगा। सो लुक, अगर आप यहाँ पे देखोगे सो ये एंगल हमारा आर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो। एंड अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है, देन इमेज के साथ एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज़ आर, इमेज एंड जो हमारा पोल होता है उसके बीच का डिस्टेंस v है, एंड ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच का डिस्टेंस u है, एंड ये हाइट जो है सपोज इसको हम ले लेते हैं m पॉइंट, सो ये h हो गई है। ठीक है, आई होप जितना भी डायग्राम है वो क्लियर है। बाकी आपको मेरे नोट्स में भी ये डायग्राम प्रॉपरली मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल्स टू 1n2। अब इस 1n2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। सो ये हमने इसे लिख दिया है। नाउ आई और आर जो एंगल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सो जब भी जो थीटा होता है, दैट इज़ जो एंगल होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा। तो आई के बदले साइन आई के बदले आई आ जाएगा एंड साइन आर के बदले आर आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, आई इंटू n1 इज इक्वल्स टू आर इंटू n2। उसके बाद हम क्या करेंगे, लुक यहाँ पे आपको गामा एंगल दिख रहा है, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, लाइक सपोज ट्राइंगल OMC, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो इसके लिए इंटीरियर एंगल्स क्या है, आई एंड अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा माइनस अल्फ़ा। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइंगल IMC को, तो इसमें हमें गामा की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाला एंगल दैट इज़ आर प्लस बीटा, तो आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। अब हम यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे n1 इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा इंटू n2, देन हम गामा अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, सो लुक, सबसे पहले ये जो n पॉइंट है इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू p। सो हम जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे, लाइक हमें MP अगर लेना है तो हम उसे MN कंसिडर करेंगे, CP अगर लेना है तो CN कंसिडर करेंगे, ऐसे करके हम आगे के जो डेरिवेशन है वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम tan अल्फ़ा निकालते हैं, सो tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी MN दैट इज़ H अपॉन OP दैट इज़ U। यहाँ पे माइनस u लेंगे बिकॉज साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर जो एंगल है वो बहुत छोटा होता है तो tan अल्फ़ा टेंड्स टू अल्फ़ा, विच मीन्स ये अल्फ़ा हो जाएगा माइनस H अपॉन U। सिमिलरली अगर हम tan बीटा निकालें, सो ये भी बीटा ही होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, H अपॉन माइनस V। एंड देन इफ़ वी कम टू गामा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी H अपॉन माइनस आर। ये वैल्यूज़ अब हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n1 इंटू H अपॉन माइनस आर, देन माइनस ऑफ, सो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू गामा माइनस H अपॉन आर माइनस बीटा, विच मीन्स ये भी प्लस हो गया, इंटू n2। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम करेंगे, ये H कॉमन आ जाएगा, सो यहाँ पे हम H कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन माइनस आर प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू H इंटू माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन वी इंटू n2। सो H और H कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं माइनस n1 अपॉन आर प्लस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस n2 अपॉन आर देन प्लस n2 अपॉन वी। सो अब हम ये r वाला टर्म एक साथ ले लेते हैं, अगर हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। तो हम ये r कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर इंटू n2 माइनस n1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू।
सो आप इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप इसे n1 से डिवाइड कर दोगे सो ये n2/n1 हो जाएगा माइनस n1/n1। सिमिलरली यहाँ पे भी आप n1 से डिवाइड कर रहे हो सिंपली, तो लुक n2/n1 क्या हो जाएगा n एंड n1/n1 1। सिमिलरली ये n हो जाएगा यहाँ पे 1/u। सो ये जो फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ कॉन्केव सरफेस, एंड फॉर अ कॉन्वेक्स सरफेस द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट थोड़ा सा डेरिवेशन में डिफरेंस आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद जो आपका एक लेंस के लिए निकालना आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Then we have the refraction formula for a thin lens. It is also called as lens maker's formula, and this is very important. Like इसका जितना भी derivation है वो बहुत ज़्यादा important है, and जो final formula आएगा that is also very important. So look, diagram कुछ ऐसा है that this is a very thin lens, and इसकी जो thickness है वो हमने T-let कर रखी है, and look जो derivations होते हैं वो कई सारी books में बहुत अलग अलग method से हो सकते हैं, so it totally depends कि आप किस method से कर रहे हो। सो लोग सबसे पहले n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड अगेन यहाँ पे एयर होगी, सो n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड अगर हम एक लेंस की बात करेंगे ना तो उसके दो सर्फेसेज होंगे ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द फर्स्ट सर्फेस, वी हैव नेम्ड इट एज S1, एंड दिस इज़ द सेकेंड सर्फेस, वी हैव नेम्ड इट एज S2। एंड लुक इफ़ वी विल टॉक अबाउट दिस सर्फेस, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो ऑब्वियसली इस साइड होगा, सो दिस इज़ C1। एंड इफ़ वील टॉक अबाउट दिस सर्फेस तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सो दिस इज़ C2। ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, सो इससे लाइट रे पास कर रही है, एंड इन केस अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो इमेज हमें कहाँ पे मिलती, इमेज हमें यहाँ पे मिलती। दिस इज़ I डैश, हमने इसे I डैश नेम कर रखा है, बट यहाँ पे जब सेकेंड सरफेस भी होता है तब इमेज थोड़ी सी इधर को फॉर्म होती है, एंड इसको हमने I नेम कर रखा है। नाउ U इज़ द डिस्टेंस बिटवीन O एंड ये वाला पॉइंट। देन उसके बाद T हमारी थिकनेस है, V सबसे पहले हम V डैश देखेंगे, तो जब सिर्फ हम S1 सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं तो इमेज हमारी I डैश पे फॉर्म हो रही है, तो इसीलिए ये डिस्टेंस V डैश है। देन अगर हम सिर्फ इस डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी होगी V डैश माइनस T, दिस इज़ माइनस। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये होगा हमारा V, दैट इज़ जहाँ पे हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है। तो आई होप जो डायग्राम है वो आपको क्लियर होगा। देन उसके बाद सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, हम सबसे पहले S1 सरफेस के लिए देखेंगे। लाइक S1 सरफेस के लिए अगर हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने जस्ट डिराइव किया, तो ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन R1। R1 यानी कि ये वाली डिस्टेंस, तो ये R1 होगी, इज इक्वल्स टू n2 अपॉन V डैश माइनस n1 अपॉन U। n2 अपॉन V डैश हमारे फॉर्मूले में क्या था, n2 अपॉन V। तो जब S1 सरफेस की वजह से इमेज फॉर्म हो रही है तो वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे I डैश पे, इसीलिए हमने V डैश डिस्टेंस लिया है, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो U पे है, तो यहाँ पे वो आ गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फर्स्ट सरफेस के लिए ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे R1 आया है। सिमिलरली अगर हम S2 सरफेस के लिए लेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, n1 माइनस n2 अपॉन R2। नाउ लुक, यहाँ पे से इधर को जा रही थी लाइट रे, बट अब क्या हो रहा है, n2 से वो बाहर जाएगी क्योंकि हम दूसरे सरफेस को देख रहे हैं, तो n2 से अब लाइट रे n1 पे जा रही है, इसीलिए जो बाद में आएगा हम उसे पहले लिखते हैं। तो बाद में क्या आ रहा है, n1, तो n1 माइनस n2 अपॉन R2 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सरफेस। उसके बाद यहाँ पे n1 अपॉन V माइनस n2 अपॉन V डैश माइनस T। सो लुक, यहाँ पे क्या था, n2 था, तो अब n2 से n1 पे जा रही है, इसीलिए यहाँ पे n1 आ जाएगा, अपॉन V बिकॉज जो फाइनल इमेज है वो अब I पे फॉर्म हो रही है, ये इमेज डिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे V आ गया। अब V डैश माइनस T हमने क्यों लिया है, बिकॉज लुक जो पहले इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, I डैश पे फॉर्म हो रही है, बट अब हम कौन से सर्फेस के लिए बात कर रहे हैं, S2 सर्फेस के लिए। तो S2 सरफेस के लिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, V डैश माइनस T, क्योंकि ये पूरा V डैश है, T थिकनेस भी है, विच मीन्स V डैश माइनस T आएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
एंड R2 क्यों, बिकॉज S2 सर्फेस की बात हो रही है. एंड लुक जो थिकनेस है बहुत कम है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिन लेंस, इसीलिए वी कैन ऑल्सो निगलेक्ट दिस वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन V minus N2 upon V dash. Now this is the first equation suppose and this is the second one. So we'll add both the equations. जब हम इन्हें add करेंगे तो N2 minus N1 upon R1 plus N1 minus N2 upon R2 is equals to N2 upon V dash minus N1 upon U plus N1 upon V minus N2 upon V dash. सबसे पहले दिस गेट्स कैंसिल्ड. अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, सपोज मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो इसके पास माइनस बचेगा एंड इसके पास प्लस, तो ये सेम हो गया N2 माइनस N1. तो N2 माइनस N1 में कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U. यहाँ पे अब हम फिर से N1 से डिवाइड कर देते हैं. अगर हम N1 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा N में, तो N माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन V माइनस ये भी कैंसिल हो गया अपॉन 1 अपॉन U. तो ये ही हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम बस एक चीज़ क्या करते हैं, आपको पता है एक लेंस के लिए ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन F के. तो बस जो फाइनल फॉर्मूला है N माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई जगहों पे ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा इवन इन द न्यूमेरिकल्स. सो ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम प्लेन ग्लास प्लेट की बात करेंगे विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लोग यहाँ पे से बस एक और चीज़ आ गई है, दैट N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F विच मीन्स जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी. देन इसके बाद हम प्लेन ग्लास प्लेट की बात करेंगे. उसके बाद लोग जो प्लेन ग्लास प्लेट है वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है. बस प्लेन ग्लास प्लेट में क्या होता है, R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं. सो अगर R1 और R2 इक्वल हैं तो N माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F विच मीन्स ये कैंसिल हो गया. तो 1 अपॉन F की वैल्यू कितनी आ गई, 0. 1 अपॉन F क्या होता है, पावर, तो पावर आ गई 0. अगर हम F इधर भेज देंगे तो F क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 विच मीन्स फोकल लेंथ कितनी हो गई है, इन्फिनिटी. तो फॉर अ प्लेन ग्लास प्लेट द पावर इज़ 0 एंड द फोकल लेंथ इज़ इन्फिनिटी. इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है. उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट पावर ऑफ ए लेंस, पावर क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एनी लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेस. फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन F जबकि फोकल लेंथ आपकी मीटर्स में हो एंड देन पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर में हो जाती है. सो पावर की एक और डेफिनेशन हो गई, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ व्हेन इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. सो इवन इन द न्यूमेरिकल्स इफ़ यू आर गिवन द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर्स इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग पावर. सो इसमें इतना ही है. देन वील टॉक अबाउट अनदर डेरिवेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now the next topic is focal length of two thin lens in contact. Now this is very important and also it is very easy. So look, we have taken two thin lenses L1 and L2. So O हमारा object है, इससे light rays जा रही हैं and L1 लेंस की वजह से the image is being formed at I dash. But अगर L2 लेंस भी है तो ऑब्वियसली जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो वो और कन्वर्ज कर देता है लाइट रेस को, तो हमारी इमेज हमें यहाँ पे मिलती है, दैट इज़ आई पे. सो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस L1 से इज़ U, द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट आई डैश. सो ये डिस्टेंस हमने V डैश लिया है. नाउ ड्यू टू L2 लेंस द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट आई, सो दिस डिस्टेंस इज़ V. सो इफ़ वी टॉक अबाउट लेंस L1, सो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ कितनी है, 1 अपॉन F1. सो हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U. V V इमेज डिस्टेंस है एंड U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट L1 लेंस, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन V. इमेज हमारी V डैश पे फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे V डैश आ जाएगा माइनस 1 अपॉन U. उसके बाद L2 लेंस के लिए 1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V बिकॉज अब जो फाइनल इमेज है वो V पे फॉर्म हो रही है. सो ये जो आई डैश है ना, ये एक्ट करता है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस. तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो विच मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है V डैश, अब ये ऑब्जेक्ट
के प्लेस में आएगा। सो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये दोनों कैंसिल हो गए। 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो लुक वी नो कि ये फॉर्मूला होता है 1/f का। नाउ f क्या है? f कंबाइंड फोकल लेंथ है, दोनों ही लेंसेज की। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ टू थिन lenses in contact. We know 1/f is equals to p. So it is p is equals to p1 plus p2, where p1 and p2 are the powers of lenses L1 and L2. So this derivation is also important and it is also used in a lot of numericals. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस केप्ट इन एयर। सो अगर एक लेंस है जिसको हमने एयर में रखा है, तो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये एयर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे fa लिख देते हैं एंड ANG द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज जो भी हमारा लेंस होगा ऑब्वियसली वो ग्लास का बना होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो ये हो जाएगा एंड उसी को अगर हम वाटर में रख दें तो यहाँ पे बस 1/FW हो जाएगा। लुक अब वो वाटर में है ना लेंस, तो यहाँ पे आएगा WNG माइनस 1। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं वो तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। WNG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज द लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बिकॉज अब वो वाटर में इमर्स हो गया है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, दैट इज 1/FA अपॉन 1/FW, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ANG माइनस 1 अपॉन WNG माइनस 1 ये आ जाएगा एंड इसमें भी FW ऊपर चला जाएगा। ANG माइनस 1 अपॉन WNG माइनस 1। एंड अगर हम बात करें WNG की, सो न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट WNG नहीं गिवन होगा। सो आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज WNG इज इक्वल्स टू ANG अपॉन ANW। सो न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन नहीं होगा डायरेक्टली, यू विल हैव टू कैलकुलेट इट बाय द हेल्प ऑफ दिस। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर हम बात करें कि जो हमारा ANG है एंड ANW है, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या फिर लिक्विड जिसमें भी इमर्स किया गया है, उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर सेम आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? सो लुक, अगर हम इस वाले को कंसिडर करें तो 1/FW इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका WNG के बदले ANG अपॉन ANW माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सो ANG एंड ANW आपस में इक्वल हैं, विच मीन्स मैं यहाँ पे ANW लिख सकती हूँ इसके बदले। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे 1 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज 0। तो विच मीन्स 1/FW कितना आ गया हमारा? 0। 1 फोकल लेंथ कितना होता है? पावर। तो पावर कितनी आ गई है? 0। एंड अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वो हो जाएगी इन्फिनिटी। सो इसमें हमने बेसिकली देखा क्या कि अगर किसी भी लेंस को हम एक ऐसे लिक्विड में डाल रहे हैं जिसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है एज दैट ऑफ फॉर द लेंस, तो उस कंडीशन में जो पावर है वो 0 हो जाएगी एक लेंस की एंड उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Then we have the prism formula. Now this is again very important because it comes for 5 marks. The whole derivation is very important. So इसमें क्या है? We have taken a prism जिसका जो angle of prism है वो A है. The light ray is passing at this point and जो हमारा angle of incidence है वो I होगा. As the light is passing from denser to rarer medium, it bends towards the normal. This is the normal. So it is passing towards the normal. देन ये डेंसर से रेयर जा रही है, सो इट इज़ पासिंग और इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये हमारी इमर्जेंट रे है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। सो आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देन ई एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पे R1 एंड R2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो इफ़ वी सी, सो ये दोनों जो लाइन्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रही हैं, विच मीन्स अगर ये I है तो ये पूरा भी I होना चाहिए। सो ये पूरा I है, दिस इज R1, तो विच मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा? I माइनस R1। सिमिलरली दिस एंगल इज E,
दिस एंगल इज R2 विच मीन्स ये वाला एंगल E माइनस R2 हो जाएगा. दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. सो ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पे डेल एंड OS हमने ऐसे ही नेम कर दिए हैं एंड ये एंगल थीटा हमने कंसिडर किया है. सो लुक, सबसे पहले अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा प्रिज्म है उसका 1n2 है. सो 1n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन I अपॉन साइन R1. I is the angle of incidence, R1 the angle of refraction. उसके बाद लुक, अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, सपोज इसको हम नेम कर देते हैं कुछ MN. सो अगर हम MON ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें लुक जो हमारा डेल है वो एक्सटीरियर एंगल है एंड ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं. सो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. देन डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E, हमने इन्हें साथ लिख दिया है. देन माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद लुक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें तो इसमें थीटा प्लस R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज एक ट्राइंगल में जितने एंगल्स होते हैं उनका सम इज़ 180 डिग्री. सो ये आ गया. थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस R1 प्लस R2, अगर हमने इसे साथ लिख रखा है. उसके बाद लुक, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में देखें दैट इज़ AMSN, तो इस क्वाड्रिलेटरल में थीटा और A हमारे अपोजिट एंगल्स हैं. अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, विच मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 180 माइनस A. ये दोनों ही थीटा की वैल्यूज़ हैं तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं. 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस A. 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स A की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2. हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो डेल हमारा आ जाएगा I प्लस E माइनस ऑफ A, इसको इधर भेज देंगे तो डेल प्लस A इज इक्वल्स टू I प्लस E. सो एक डेरिवेशन तो आपका ये आ सकता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस. इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है जिसकी हेल्प से हम फाइनल अपना डेरिवेशन करते हैं. सो यहाँ पे आती है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन. फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, सो जो हमारा डेल है दैट इज़ डेल M, विच मीन्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे हम बात कर रहे हैं. एंड जो हमारा I होता है वो E के इक्वल हो जाता है, विच मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. एंड जो R1 होता है वो R2 के इक्वल हो जाता है. एंड इसका एक ग्राफ भी प्लॉट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्लॉटेड बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो उसके बाद लोग ये तीन चीज़ें हमें गिवन हैं. सो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो डेल M प्लस A इज इक्वल्स टू, अब E के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I अगेन, ये लिख सकते हैं. सो डेल M प्लस A इज इक्वल्स टू 2I. यहाँ पे से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल M प्लस A अपॉन 2, ये I की वैल्यू आ गई. उसके बाद हम R1 पे चेक करेंगे ये. सो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R1 ले लेंगे. सो A की वैल्यू आ गई 2R1, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A बाय 2. अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन अपनी बनाई थी यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे. 1n2 इज इक्वल्स टू साइन I की वैल्यू कितनी है, A प्लस डेल M बाय 2 अपॉन साइन R1 की वैल्यू कितनी है, A बाय 2. सो दिस इज़ द फाइनल डेरिवेशन एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड उसके बाद हम एक और चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो थीटा है अगर वो बहुत छोटा है तो साइन थीटा के इक्वल होगा, विच मीन्स ये जो वैल्यू है हम एज इट इज़ पुट कर सकते हैं. सो 1n2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल M अपॉन 2 अपॉन A बाय 2. सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. 1n2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल M अपॉन A, ये बचेगा हमारे पास. इसे हम A अपॉन A प्लस डेल M अपॉन A ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 हो गया. सो n इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल M अपॉन A. 1n2 को हम n भी लिख सकते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा. एंड डेल M की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इंटू n माइनस 1. सो आई थिंक ये काफ़ी ईजी हो गया है. एंड लुक, इसमें हम देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा. सो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट कलर के लिए, इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर के लिए ही होता है. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट रेड कलर, सो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है. सो द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर इज़ लीस्ट. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद
डिस्पर्जन की अगर हम बात करें सो काफ़ी छोटे से टॉपिक्स हैं ये। डिस्पर्जन का मतलब होता है जब जो हमारी वाइट लाइट होती है इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। एक वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। सो जब भी वो एक प्रिज्म से पास करती है तो अपने 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है, इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिस्पर्जन? सो रीज़न क्या होता है? लोग वाइट लाइट में कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स। हर एक कलर के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स वो अलग अलग होती है। सो डिस्पर्जन का सिंपल सा रीज़न क्या होता है कि जितने भी कलर्स होते हैं वाइट लाइट में उनकी स्पीड अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम्स में, इसीलिए जो वाइट लाइट है वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो आपको मेरे नोट्स में मिल ही जाएगा, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। देन वी हैव एंगल ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर एक वाइट लाइट है इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सो हमने सिर्फ 2 ही ले रखे हैं अभी, वॉयलेट एंड रेड। सो ये जब इमर्ज हो जाते हैं सो इन लाइट रेज को हम जब एक्सटेंड करते हैं इन बैकवर्ड्स डायरेक्शन, सो जब भी हम किन्हीं 2 लाइट रेज को बैकवर्ड्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे वो मिलती हैं, विच मीन्स उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। एंड यू कैन क्लियरली सी ये पूरा क्या होगा हमारा डेल वी, that is angle of deviation for violet color, this is del r that is angle of deviation for red color। so इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल ही आएगा ये थीटा। सो डेल वी माइनस डेल आर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा डेल वी के लिए, डेल के लिए पढ़ा a इंटू एन माइनस वन। सो यहाँ पे हम वही अप्लाई कर देंगे, a इंटू एन वी माइनस वन माइनस a इंटू एन आर माइनस वन। सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे, माइनस ए एन आर माइनस माइनस प्लस होता है। सो ये हमारा कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई ए इंटू एन वी माइनस एन आर। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर एंगुलर डिस्पर्जन। इसके बाद आता है हमारा डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है, इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है थीटा अपॉन डेल मीन, विच मीन्स अगर हम किन्हीं 2 कलर्स के लिए एंगुलर डिस्पर्जन निकाल रहे हैं तो उन दोनों कलर्स का जो मीन कलर होगा, लाइक अगर हम वॉयलेट और रेड की बात करें तो उनके लिए मीन कलर होता है येलो। उस कलर के लिए जो भी हमारा डेविएशन आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, ये वो है। सो थीटा क्या है हमारा ये, सो ए इंटू एन वी माइनस एन आर और डेल ए इंटू एन वाई माइनस वन, बिकॉज येलो होता है वॉयलेट और रेड के लिए, ये कैंसिल हो गया, एन वी अपॉन एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। सो इसे डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, द रेशियो बिटवीन द एंगुलर डिस्पर्जन एंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द मीन कलर, विच मीन्स हमने जो भी 2 कलर्स कंसिडर कर रखे हैं उन दोनों के लिए जो भी मीन कलर होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन। एंड लुक यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है वी कैन नॉट सी ए हेयर, विच मीन्स द dispersive power is independent of the angle of prism for any angle. It does not depend upon the angle of prism. So in case if you are asked that whether dispersive power depends upon angle of prism or not, so no, it does not depend. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। Then we have defects of vision which is again very important, and the diagram of human eye you must practice that also। and जितने भी आपके diagrams हैं ना ray optics में, do practice them because वो most important होते हैं and scoring भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड देन प्रेसबायोपिया एंड ऑल्सो एस्टिग्मेटिस, 4 आ जाते हैं आपके डिफेक्ट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो बिकॉज उसमें पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाएगी एंड डू प्रैक्टिस द डायग्राम्स बिकॉज ये टॉपिक 10th में भी था तो आई डोंट थिंक सो इसे पढ़ाने की ज़रूरत है। एस्टिग्मेटिस न्यू है, इसमें बस ऐसा होता है कि एक पर्सन या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन देख सकता है या फिर सिर्फ वर्टिकल प्लेन, विच मीन्स इफ एट अ पर्टिकुलर टाइम ही इज़ गिवन टू सी बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस, उसकी आई सिर्फ और सिर्फ एक फोकस करेगी, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, दोनों उसकी आई फोकस नहीं कर सकती है। एंड इसका रीज़न होता है बिकॉज द कॉर्निया इज़ नॉट स्फेरिकल इन शेप एंड करेक्शन एक सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके करेक्ट हो सकती है एस्टिग्मेटिस। बाकी तो सब क्लास 10th का ही है, सो आप मेरे नोट से वो देख सकते हो। देन वील मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द माइक्रोस्कोप। इसमें 2 टाइप के होंगे, सिंपल एंड कंपाउंड। द कंपाउंड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका जितना भी डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो डायग्राम है वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना।
Then we have the compound microscope. Now this is very important and a lot of you had commented that this diagram is not visible in the notes, so you can quickly take a screenshot. यहाँ पे से आप देख सकते हो बिकॉज उसमें क्लियरली विजिबल नहीं था स्कैनिंग की वजह से. सो यहाँ पे लुक, आई विल एक्सप्लेन यू द डायग्राम. सो इसमें सबसे पहले दो लेंसेज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज केप्ट near the object, and this is the eye lens or the eyepiece which is kept near our eyes or from where the observations are made. So obviously ये distance u होगा, the distance between the object and the lens. So ये हमारा objective lens है, तो हमने इसे UO name कर रखा है. Due to this lens the image is formed at a dash b dash. So ये distance हमारा VO हो गया, and this image formed acts as a virtual object for दिस लेंस. सो ये यहाँ से लाइट रेज जाएंगी यहाँ पे, एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस लाइक ए डबल डैश बी डबल डैश पे हमारी फाइनल इमेज फॉर्म होती है. यहाँ पे हम दो कंडीशंस की बात करेंगे. फर्स्ट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. सेकंड, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो आई होप डायग्राम आपको सब क्लियर होगा. दिस इज UE बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस. सो दिस इज UE एंड दिस डिस्टेंस वुड बी VE. सो सबसे पहले तो लुक, अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें, सो दैट इज बीटा अपॉन अल्फा, वेयर बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय the image at our eyes and alpha is the angle subtended by the object at our eyes. सो अगर हम सबसे पहले बात करें अल्फ़ा की, सो अल्फ़ा हम इस वाले ट्राइंगल से नहीं बनाएंगे, लाइक यहाँ पे से कंसिडर नहीं करते हैं, उसके लिए एक अलग सा ट्राइंगल बनाते हैं. सो ये हमने बना दिया. एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट D, दैट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो यहाँ पे से हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ अभी हमने पढ़ा tan अल्फ़ा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फ़ा जब बहुत छोटा होता है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अल्फ़ा. इसकी वैल्यू क्या होगी? AB अपॉन -D कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशंस. अगर हम यहाँ से बात करें, सो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A डैश B डैश अपॉन -UE, ये वाली डिस्टेंस. सो उसके बाद हमारा जो M है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A डैश B डैश अपॉन -UE. अपॉन में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, -D अपॉन AB. सो ये माइनस साइन कैंसिल हो गया. देन हमारे M की वैल्यू आ जाएगी A डैश B डैश अपॉन AB इंटू D अपॉन UE. नाउ हमें ये पता नहीं है A डैश B डैश अपॉन AB, तो हम यहाँ से निकालेंगे उसे. तो इसमें हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाला एक AOB एंड OA डैश B डैश. सो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. तो अगर हम बात करें ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OA डैश B डैश. सो यहाँ पे से OA अपॉन OA डैश इज इक्वल्स टू AB अपॉन A डैश B डैश आ गया. अगर हम इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो A डैश B डैश अपॉन AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? OA डैश अपॉन OA. OA डैश कितना है हमारा? VO. OA कितना है हमारा? -UO. हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे -VO अपॉन UO आ जाएगा. ये इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE. सो ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. अब हमने ना ही इन्फिनिटी पे निकाला है अभी और ना ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे निकाला है. सो अब हम निकालेंगे. सो आई होप ये डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हम बात करेंगे व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D एंड एट इन्फिनिटी. So look, we'll talk about case 1 when image is formed at infinity. So जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, इन दैट केस अगर हम आई पीस के लिए बात करें तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा ये, राइट. तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है विच मीन्स ये VE हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. एंड कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशन UE के लिए -UE आएगा, तो 1/FE ये तो 0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1/UE के. तो यहाँ पे हम UE इज इक्वल्स टू FE लिख सकते हैं. तो UE के बदले क्या आ जाएगा? -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE. सो हमारा फर्स्ट तो आ गया है. उसके बाद सेकंड के लिए व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो इसके लिए भी वही करेंगे हम. 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE.
1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस डी, बिकॉज अभी आपने डायग्राम में देखा था इमेज हमेशा इधर को फॉर्म हो रही है, इस साइड को, दैट इज लेफ्ट, सो ये भी लेफ्ट को आएगा तो माइनस डी आ जाएगा, देन माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, सो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डी से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे डी अपॉन यू ई लाना है, तो अगर हम डी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई जब हम करा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, सो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये आ गया। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ गई -VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सो ये आ गया हमारे मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला फॉर व्हेन इमेजेस फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड जबकि इमेज फॉर्म होती है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड बस एक लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाती है कि अगर यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होता है, ये VO प्लस UE बन जाता है, ये तो आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हो। इस वाले केस में L इज इक्वल्स टू VO प्लस FE हो जाता है, क्योंकि इस केस में UE इज इक्वल्स टू FE हो जाता है। बस दिस इज़ वेरी सिंपल, आप डायग्राम से देख सकते हो एंड इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो डोंट लीव दैट एट ऑल। सो इसमें इतने ही टॉपिक्स हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने काफ़ी मेहनत से वन शॉट वीडियो बनाई है एंड फॉर वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग, सो डू शेयर दिस वीडियो एंड आई वुड रियली लाइक अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सो तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी वन शॉट वीडियो, सो डू शेयर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।